हाय फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम प्रिपेयर हो रहे हैं रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास जो कि 2-3 दिन से खुल गया है, तो ट्रैफिक भी काफ़ी हो रहा है, तो सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बोला था कि 4 साढ़े 4 बजे तक प्रिपेयर हो जाइए। तो हम 4 बजे से रेडी हो चुके हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कार का। तो कार अब आ चुकी है और जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए। मिलते हैं वहीं पे रोहतांग पास पे। हाय फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास निकले थे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि कपड़े वपड़े पहन के प्रिपेयर हो चुके हैं रोहतांग पास के लिए। और आखिरी गांव जो यहाँ पे आता है उसका नाम है कोठी, जो हमारे ड्राइवर साहब ने बताया। ठीक है, तो कोठी गांव के बाद में आगे कोई भी गांव नहीं है या बस्ती नहीं है। उसके आगे का एरिया है वो बीएसएफ या कहूँ के आर्मी के अंडर आ जाता है, जिसके ऊपर से फिर बर्फ वगैरह शुरू हो जाते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिट लेना पड़ता है। अगर आप खुद की कार से आते हैं तो ये परमिट आप गूगल पे जाके रोहतांग पास परमिट लिखेंगे तो जो वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। और अगर आप टैक्सी बुकिंग कर रहे हैं तो परमिट 2-3 दिन पहले ही करवा लें। और अगर आप लोकल टैक्सी ले रहे हैं तो ये सब वहीं कर देते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोहतांग जाने के लिए हर रोज़ सिर्फ 1200 गाड़ियों का ही परमिट मिलता है, जहां 400 डीजल और 800 पेट्रोल कार है। यही परमिट इसी चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। चेक पोस्ट से 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद ही आ जाता है मढ़ी। जब रोहतांग पास नहीं खुला होता तो यहाँ पर भी पर्यटक बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा मढ़ी में 3-4 रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं और नाश्ता कर सकते हैं। और ये याद रहे कि इसके आगे आपको ऐसे शॉप, रेस्टोरेंट या टॉयलेट नहीं मिलने वाले। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो ली वो थी मढ़ी की। अगर आप रोहतांग तक जा रहे हैं तो वहाँ पे पक्की दुकानें आगे जाके नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ नाश्ता थोड़ा बहुत मिलेगा, या फिर कह लीजिए कि मैगी है, चाय कॉफ़ी है, पानी है, वो वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे से नाश्ता सुबह में करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इस जगह का नाम था मढ़ी। जैसे ही आप मढ़ी क्रॉस करोगे आप अलग ही दुनिया में पहुँच जाओगे। रोहतांग कितना सुंदर होगा इस बात का अंदाज़ा आप वहाँ तक पहुँचने के रास्तों की सुंदरता से ही लगा सकते हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच से जा रहा है बहुत ही घुमावदार रास्ता। यहाँ पर जो लोकल ड्राइवर है उनसे भी कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो आप खुद कार चलाने का साहस ना ही करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हाइट बढ़ती ही रहेगी। ये याद रहे, जहां मनाली की हाइट 2050 मीटर है, वहीं रोहतांग की हाइट 3980 मीटर यानी कि उससे दुगनी है। और यह हाइट केवल मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सोच सकते हैं कि यह रास्ता कितना मुश्किल होगा। रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। हाँ, क्योंकि अटल टनल बनने से पहले लाहौल ज़िले में जाने का यही एक रास्ता था और यहाँ पर पूरे साल बहुत ही बर्फ़ होती है। और यहाँ की हाइट तकरीबन 13,000 फीट है। और इसी रास्ते से गुजरते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसीलिए इसे लाशों का ढेर जैसा नाम दिया गया था। हालांकि अटल टनल के बनने के बाद अब आसानी से आप लाहौल ज़िले में जा सकते हैं और लोग इस रास्ते की जगह अटल टनल का रास्ता ही जाना पसंद करते हैं। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि कभी एक फैमिली के एक से ज़्यादा सदस्य रोहतांग से एक साथ में नहीं गुजरते थे और इसी को सालों तक उन्होंने परंपरा बना ली थी। लेकिन इसकी असली वजह थी कि यदि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए और यहाँ पे व्यक्ति सभी बर्फ़ में फंस जाए तो एक ही परिवार के एक से ज़्यादा सदस्यों की यहाँ पे मृत्यु न हो जाए। अब अटल टनल ने परिवार को साथ न लाने की ये परंपरा को भी तोड़ दिया है। रोहतांग पास आमतौर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में बर्फ साफ
होने के बाद खुलता है और अक्टूबर या नवंबर तक खुला रहता है, जब तक कि भारी बर्फबारी इसे फिर से अवरुद्ध नहीं कर देती। बर्फ साफ करने और सड़क को खोलने का काम सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया जाता है, जो भारतीय सेना के अंतर्गत आता है। BRO हर साल इस चुनौती कार्य को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक का उपयोग करते हैं और यहाँ पे जमी 15 से 50-50 फीट तक की ऊंची बर्फ की दीवारों को तोड़ गिराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच गए हैं रोहतांग पास में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पूरी बर्फ, पूरा रोहतांग पास यहाँ से दिखेगा आपको। हेलो यशु, हेलो यशु। हाँ, तो ठंड भैया बहुत है, जब भी आए स्वेटर वगैरह पहन के उसके ऊपर ही कोट वोट लगा के आए, क्योंकि ठंड काफ़ी होने वाली है और भीड़ काफ़ी हो चुकी है अभी सुबह सुबह। तो आप यहाँ की खूबसूरती देखिए। ये है रोहतांग दर्रा। दर्रा यानी छोटा सा मार्ग जिसे बर्फ हटाकर बनाया जाता है। यह जगह मनाली से 51 किलोमीटर दूर और हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आती है, जो समुद्र तल से तकरीबन 13,058 फीट यानी कि तकरीबन 4,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पूरे साल ये जगह ऐसे ही बर्फ से ढकी रहती है। इतनी ऊंचाई के कारण यहाँ की हवा पतली होती है, जिसके कारण आप अगर ज़्यादा देर तक यहाँ चलते रहेंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। ये रोहतांग करके जगह है, रोहतांग पास जिसे बोलते हैं। जब अटल टनल नहीं थी तब 6 महीने तक के लिए, अभी भी 6 महीने ये रोहतांग पास बंद ही रहता है। तो अटल टनल बन जाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि जब अटल टनल नहीं थी और ये बंद रहता था तो स्पीति वैली बोले या फिर लाहौल स्पीति बोले, तो वो सभी जगह पे, तो वो सभी जगह है वो 6 महीने के लिए कट जाती थी इंडिया से ही। तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती थी, तो उसी की वजह से अटल टनल बनाया गया है, जिससे पूरा पीछे का जो सिसु विलेज है या लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे इमरजेंसी या कोई भी सुविधाएं हो तो वो पूरा साल अटल टनल खुला रहे, वहाँ से वो लोग आ सके। जब वो अटल टनल नहीं बना हुआ था तब उन लोगों को ये 50 से 17 किलोमीटर होता है वो घूम के आना पड़ता था। अब अटल टनल बनने से 35 से 40 वो भी पहाड़ी जो किलोमीटर होते हैं वो कम हो गए हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए अटल टनल है वो एक वरदान के समान है। अटल टनल बनाने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो 9 से 10 किलोमीटर लंबा है पूरा अटल टनल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे BSF वाले अभी भी आगे बर्फ जमी हुई है, अभी भी पूरा रास्ता नहीं खुला है, अभी भी रोहतांग पास तक ही खुला हुआ है। आगे जब वो पूरा रास्ता खुल जाता है तब वही रास्ता होकर आगे कोकसर को मिलता है। तो यही रास्ता होके जब ये खुल जाता है तो यही रास्ता आगे जाके कोकसर से अटल टनल से वापस मनाली तक लेके जाता है। तो रोहतांग पास में जैसे फिर से बोल रहा हूँ, तो अभी खुले हुए आज तीसरा दिन है। तो हमारा नसीब अच्छा था कि हमें ये रास्ता खुला हुआ मिला और रोहतांग पास तक हम आ पाए, वरना आगे मढ़ी है या फिर कोकसर तक की आपको बर्फ मिलेगी। अगर आप मई के बाद आ रहे हैं जून में तो रोहतांग पास खुला हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप मई में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर रोहतांग पास ही आना है, आपका डेस्टिनेशन ही रोहतांग पास है, तो कोशिश कीजिए कि मई के आखिरी हफ्ते में हो सके आए। अगर जून के पहले हफ्ते में आते हैं तब तो रोहतांग पास खुल ही जाता है। और वैसे एक गोगल्स ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की वजह से जो भी सूरज की किरणें निकलती है वो डायरेक्टली फिर आँख पे आती है, तो वो थोड़ा परेशान करती है आंखों के लिए। तो एक काला सा गोगल्स ले लीजिए, अच्छी सी कैप होनी चाहिए आपके पास, और इस तरीके से बर्फ़ के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। पूरा शूज़ के साथ जो होता है वो 200 से 300 वो वेरी करेगा, जब भी ज़्यादा लोग होंगे या कहूँ पीक सीज़न में इसका प्राइस बढ़ जाता है, बाकी तो। और इस तरीके के ग्लव्स जो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में, और उन्हीं के साथ में वो मोजे आते हैं जो भी 100 रुपीज़ लेते हैं। तो इस तरीके से पर पर्सन आपको 500 से 600 रुपया खर्चा लगेगा और रोहतांग तक कार आ सकती है।
ठीक है, लेकिन परमिट की ज़रूरत, अगर आपकी खुद की कार है तो परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ से परमिट लेके आए। बीच में मैंने एक पॉइंट दिखाया था, वहाँ पे परमिट चेक होगा। यहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ 200 या 300, 200 सुबह में, 200 शाम में, 400 गाड़ियों की ही परमिट होती है, तो ऐसा बोला जाता है। अब बाकी तो आगे क्या है वो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन 200 की ही परमिट है, ठीक है। तो 200 गाड़ियाँ आती है तो परमिट अपना निकलवा ले। अगर नहीं परमिट निकला हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आए हैं तो हमने कल रात ही कार की थी, कार का हमें फेयर पड़ा था तकरीबन 4000 रुपये। अभी पीक सीजन है तो 6-7 हज़ार से कम में तो हो ही नहीं रहा था, वो तो हमने थोड़ा बार्गेनिंग वार्गेनिंग करके 4000 तक में आ गए थे। तो डिज़ायर कार थी जो हमें मिल गई थी। अगर शेयरिंग में डिज़ायर कार आप कर लोगे, 2 कपल हो गए, तो आपको 2-2 हज़ार भाग में आएंगे, तो आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। और 4000 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 5000 हो, अगर आप मनाली तक आते हैं तो मेरा मानना है यहाँ तक ज़रूर आइए, क्योंकि ये मस्ट वॉच है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया नज़ारा है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है और बहुत भीड़ बढ़ गई है। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो स्नो एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी जो बर्फ़ यहाँ पिघल रही है उसी की वजह से ये रोहतांग पास खुला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटे सा झरना जैसा जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पीछे से जो देखा आपने कि भाई स्नो एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो आप यहाँ पे आके स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। वो नीचे से आप बुक करवा के आए तो भी ठीक है, अगर नहीं बुक हो रहा है तो यहाँ पे आके बुक कीजिए तो भी ठीक है, लेकिन स्नो एक्टिविटी एक बार ज़रूर कीजिए, मज़ा आएगा। और यहाँ पे बर्फ काफ़ी सारी हो चुकी है, देखिए मेरे पीछे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बस मज़ा ही मज़ा है। तो मज़ा कीजिए और बर्फ का आनंद लीजिए। ये सारी स्नो एक्टिविटी का थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्यूब पे ऐसे स्नो एक्टिविटी होती है, फिर बबल में इस तरीके से करते हैं, फिर स्केटिंग चल रही है, स्कीइंग चल रही है, बर्फ पे जो स्केटिंग होती है, स्कीइंग मतलब, तो वो चल रही है, ठीक है। फिर घोड़े हैं, याक है, घोड़े पे बैठ के आप आगे 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। चाहे कितनी भी भीड़ हो, यहाँ पे आ जाइए। इतनी बर्फ है कि कोई भीड़ इतनी लगने वाली नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी घुमाते हैं बच्चे को, अगर मजा आता है तो। यशवी, क्या बनाया आपने? क्या बनाया आपने? हाँ, यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है या सांस रिलेटेड बीमारियां है तो यहाँ पर आना अवॉइड करें। चारों ओर पहाड़ों पे जमी बर्फ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ के व्यू को देखकर आपका यहाँ से कहीं भी जाने को दिल ही नहीं करेगा।
यहाँ आसपास में आपको मैगी, वेफर्स या नाश्ता सब मिल जाएगा, तो आप यहाँ ठंडे ठंडे मौसम के साथ गर्म मैगी एंजॉय कर सकते हैं। और इतना ब्यूटीफुल लोकेशन होने के कारण यहाँ वीडियो और फोटोज़ भी बहुत खूबसूरत आती है। जहाँ दिन का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री वो भी दोपहर में होता है, और रात का टेम्परेचर तो -2 से -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस वजह से यहाँ रात को रुकना बहुत ही मुश्किल है। जो भी लोकल लोग यहाँ दिन में नाश्ते वगैरह के शॉप्स चलाते हैं, वो शाम होते ही यहाँ से नीचे अपने गांव की ओर निकल जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, तो आप भी इनको सपोर्ट ज़रूर करें। चाहे थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, चाहे कोई स्नो एक्टिविटी कर लीजिए, जिनसे इनकी हेल्प हो जाएगी। कैसा लग रहा है यशु? बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से 0 पॉइंट जो बोलते हैं रोहतांग पास का, वो थोड़ा दूर है, तो हमने हॉर्स ले लिए है 2 और चल रहे हैं वहीं पे। तो हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा हो जाए, क्योंकि बर्फ़ में चलना थोड़ा मुश्किल है, बच्चा साथ में है, तो दोनों काम हमारा साथ में हो जाए। तो ये आप पीछे देख सकते हैं स्नो एक्टिविटी हो रही है। स्नो स्कूटर जो आते हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत सारे हॉर्सेस हैं, स्केटिंग चल रहा है, स्कीइंग चल रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे जो भी स्नो में एक्टिविटी। पीछे आपको एक जेसीबी भी दिखेगा, जो अभी भी बर्फ बहुत सारी जमी हुई है, जो निकाल रहा है। अभी भी जैसे मैं बता रहा था कि रोहतांग पास है वो पूरा नहीं खुला है। रोहतांग पास 0 पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन जब वो पास खुलेगा तब यहीं से होके आके लाहौल तक जा सके। तो इसे व्यास टेम्पल बोलते हैं, व्यास मंदिर बोलते हैं। और यहीं से जो व्यास रिवर है उसका कुंड बना हुआ है, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है व्यास रिवर का, यहाँ से यही बर्फ पिघलती है, और पिघलती हुई व्यास जो रिवर है वो नीचे तक मनाली तक जाती है। मनाली रोहतांग पास खुल जाए, अगर आपको जाना है लाहौल तक, सब जाते हैं लाहौल स्पीति जिसे बोलते हैं, तो ये खुल जाता है, तब बाइक लेके या कार लेके आप आराम से चले जा सकते हैं। अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि भैया ने बताया आगे अभी भी थोड़ा रोहतांग पास अभी सिर्फ पर्यटकों के लिए खुला है, वो रोड पूरी तरह खुली नहीं है। अगर वो रोड भी जब खुल जाएगी तब यहीं से जो भी कार वाले होंगे वो आगे से कोकसर होके भैया निकल जाएंगे ना। हाँ, वो अटल टनल होते हुए मनाली चले जाएंगे, और एक रास्ता जाता है लाहौल तक, तो दूसरा अगर किसी को जाना है, हाँ सिसु, हाँ, तो लाहौल सिसु, जहाँ पे हम सिसु में हमारा वीडियो लिया हुआ है, तो सिसु से आगे तक किलोंग है, और उसके आगे लाहौल तक पहुँच जाएंगे। और इस तरफ स्पीति आता है, हाँ, और स्पीति के लिए जाना है तो वो राइट साइड रहेगा। हाँ हाँ हाँ, स्पीति के लिए जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें भैया बता रहे हैं कि आगे से जो रोड जाता है वो स्पीति तक जाता है, तो अगर आपको बाइक पे स्पीति तक जाना है तो उस पे आप आराम से जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है रोहतांग पास 0 पॉइंट बोलते हैं उसे, लास्ट जो उसका पॉइंट है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आगे से अभी रास्ता कट रहा है, मेरे पीछे आप देख लीजिए, अभी भी रास्ता क्लियर होना शुरू है। जैसे ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि अगर आगे इस तरफ लाहौल की ओर और आगे स्पीति की ओर जिसे भी जाना है वो कार लेकर जा पाएगा। और जैसे ये रास्ता खुलता है तो जिस कार में हम आए हैं वो यहाँ से कोकसर होते हुए, अटल टनल होते हुए डायरेक्टली मनाली जा सकेगी। अभी जो हम आए हैं वो कार वहीं से यू टर्न लेके हमें वापस जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों को काट कर रास्ता बनाना सही में बहुत मुश्किल है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना को। सिर्फ वही है जो ये काम कर सकती है। जहाँ कोई 13,000 फीट ऊपर इतनी बर्फ़ में जाने से भी डरता है, वहीं हमारे जवान इस हाइट पर 15 से 50 फीट तक जमी हुई बर्फ़ में से रास्ता बनाते हैं। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए सही में कम है।
ये है भैया रोहतांग पास बंद आगड़ जी जो काम का आगे भी आप देख रहे हैं, ये जैसे रोड खुल रहा है वैसे आगे काम चालू है। अगर आपको रोहतांग पास तक कार लेके आना है तो सुबह बहुत ही जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग नहीं हो पाता है। देर से आओगे तो थोड़े आगे उतारेंगे, जहाँ से आपको हमारी तरह हॉर्स पे या उस पर स्पेशली अगर वो आपको पॉइंट देखना है तो वो देखने आना पड़ेगा। ये है पूरा रोहतांग पास का नज़ारा, बहुत बढ़िया है और बहुत बर्फ़ है और ठंड भी ज़्यादा है। अभी तकरीबन दोपहर के 12 बजने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे ठंड उतनी ही है। ये कुछ लोग देखिए आखिर तक चले गए हैं ऊपर तक। सामे जो नहीं बहुत सारे बादल आपको दिखेंगे। पूरा पर्वत को बादल ने जैसे ढक लिया है ऐसा लग रहा है, और अभी हम पर से जाने बादल गुजर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे सांस फूलती रहती है। ये तकरीबन 13,000 फीट ऊंचा है, तो यहाँ पे आप चल के जितना जाएंगे उतनी सांस ज़्यादा फूलेगी। ज़्यादा बर्फ़ में आप चल नहीं पाएंगे, तो अगर आप बर्फ़ में चल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम ले लीजिए करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और बर्फ़ में आप सुबह से हम भी भूल गए हैं पानी पीना, तो आप हमारी तरह मत कीजिएगा। पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहिए, वरना यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मजा आवे छे यशो। हर बार जब ऐसे रोप जंपिंग या किसी भी ऐसी हाइट वाली स्पोर्ट्स की बात आती है तो मुझे बहुत डर लगता था, और जब इस बार मेरी 5 साल की बच्ची ने ये करने को कहा तो शुरुआत में लगा कि वो थोड़ी देर में डर कर मना कर देगी, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। लेकिन न तो वो डरी और ना ही वो घबराई। जैसे जैसे हाइट बढ़ी वो ज़्यादा एंजॉय करने लगी। एक पिता होने के कारण सही में डर तो मैं रहा था कि इस हाइट पर उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन वो तो अपनी ही मस्ती में मस्त थी। और यही था आज का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, कि अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। कई बार जो हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाते वो हमारे 5 साल के बच्चे कर जाते हैं। जैसे जैसे रोप स्विंग की स्पीड बढ़ती रही, मेरी धड़कनें भी तेज़ होती रही और कहने लगी कि बेटा अब तो डर जा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। जैसे कि मुझे कह रही थी, बापू तारी छोरी छोरों से कम है के। तो 4 से 5 घंटे बर्फ़ में एंजॉय करके हम वापस मनाली के लिए निकल पड़े, क्योंकि यहाँ 2 शिफ्ट में गाड़ियाँ आती है, पहली सुबह 6 से 2 बजे तक और शाम को 2 बजे के बाद। तो 2 बजे वाली गाड़ियों का ट्रैफिक हमें कम मिले, इसीलिए हम 1 बजे यहाँ से निकल गए। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो सुबह 8 या 8:30 बजे तक यहाँ तक पहुँच जाए, उस तरीके की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम को यहाँ बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है और जितनी जल्दी आप आओगे उतना ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और आज ये है हमारा आज का आखिरी व्यू, जिसे कहते हैं रानी नाला, जो रोड की दोनों तरफ आप बड़ी बड़ी सी चट्टानें देख सकते हैं। इसी की बर्फ़ हटाने में बीआरओ को सबसे ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 50 से 70 फीट तक बर्फ़ जम जाती है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी यहीं हो जाता है। तो ये था हमारा आज का दिन और ये थी हमारी आज की वीडियो।
होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मनाली सीरीज़ के अगले वीडियो में, जहां हम मनाली में आए सभी मंदिरों को विज़िट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे देवों की भूमि क्यों कहा जाता है। तब तक के लिए बाय।